भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? बताएंगे सभी लोग। दयाराम साहनी, राय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर, फटाफट से बताएंगे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वेरी गुड, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, शाबाश। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। पूछा जाएगा कि भरहुत स्तूप की खोज और खुदाई किसने की, तो आपका होगा आंसर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पूछ लेगा कि ये जो भरहुत स्तूप है ये किससे बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये ईंटों से बना हुआ है। फिर पूछा जाएगा इसका जो गुंबद है वो किस आकार का है, तो याद रखना है अर्धगोलाकार गुंबद है। ठीक है, याद रखना है, और किससे बना है, ईंटों से बना हुआ है। कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो आपका भरहुत स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है। कहाँ पर, सतना जिले में पड़ता है। ठीक है, पूछेगा इसका निर्माण किसने करवाया है, तो अशोक ने करवाया है। किसने करवाया है, अशोक ने करवाया है। पूछ लेगा किस वंश से संबंधित है, तो ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? बताइए, मंसूर, निहाल चंद, साहबदीन, परखू। सभी लोग करेंगे फटाफट से, और क्लास पसंद आ रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है निहाल चंद। ठीक है, किशनगढ़ शैली का ये प्रसिद्ध चित्र है। कौन सा? एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण। ठीक है, इसके अगर प्रमुख चित्रकार पूछते हैं तो मोरध्वज निहाल चंद हैं, और किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र में और मतलब कि और भी हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन है प्रसिद्ध चित्र यहीं के किशनगढ़ शैली के। तो याद रखना है यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं नौका विहार, दूसरा है सांझी लीला। ये इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रट लीजिएगा इन चीज़ों को। ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, तो क्या है ये? रुक्मणी मंगल है, रुक्मणी मंगल है। और प्रेम की नौका क्या है? प्रेम की नौका। ये सब आपके जो चित्र हैं ना, ये सब आपके किशनगढ़ शैली के हैं, याद रखना है। ठीक है, प्रेम की नौका हो गया, प्रेम की कीड़ा, और क्या बोलते हैं रात्रि में गवैये, लाल बाजरा, ये सब आपके किशनगढ़ शैली के फेमस चित्र हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और याद रखना है कि किशनगढ़ शैली में छोटी लाल की रंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो आपकी किशनगढ़ शैली है इसमें छोटी लाल रंग की नाव भी फेमस है, और इसको प्रेम का प्रतीक माना गया है। ठीक है, किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नाव की जो नावें हैं उसको प्रेम का प्रतीक माना गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है यंत्र प्रमापी गोज निम्नलिखित में से क्या है? समतल छेनी है, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी है, पत्थर के उत्कीर्णन के निमित्त नुकीली छेनी है, मिट्टी निदर्शी यंत्र है। बताएंगे थर्ड का क्या होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर आपका बी, आंसर आपका बी होगा, काष्ठ के उत्कीर्णन के लिए अर्धगोलाकार छेनी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पूछा जा रहा है शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बताइए। जॉन एलॉय सेनफेल्डर, जॉन कैक्सटन, जॉन गुटेनबर्ग, कोसोलन। बताइए फोर्थ का क्या होगा। सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए तो देखिए आंसर की बात की जाए, आपका आंसर अगर ऑप्शन ए दिया गया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, जॉन एलॉय सेनफेल्डर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि शिला मुद्रण बोल दे या फिर लिथोग्राफी बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको
पता होना चाहिए, इसी को हम लिथोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो शिला मुद्रण या फिर लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया है? जॉन एलॉय सेनफेल्डर ने किया है। कौन सी शताब्दी में किया है? तो ये आपकी 18वीं शताब्दी में किया है। और जो ये आपके एलॉय सेनफेल्डर हैं, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, उसी के अंतर्गत आपके लिथोग्राफी का आविष्कार माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो सेनफेल्डर है ना, इन्होंने ही मतलब रासायनिक मुद्रण भी इसी क्या बोलते हैं, ये जो लिथोग्राफी प्रक्रिया है ना, इसी को इन्होंने रासायन मुद्रण भी नाम दिया है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ सुमेल करने को दे रहा है, चलिए सुमेल करने को दे रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलिए इतने में ही बता दीजिए, इतने में ही आंसर है आपके सामने। कौन सा नंबर है? 5th नंबर का है, बताइए। 5th नंबर का है, इन्हीं में देख के बता दीजिए। चलिए जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है उसका बिल्कुल सही है। तो देखिए पहले रसराज है। रसराज को लिखने वाले कौन हैं? तो ये मतीराम है। ठीक है, फिर है रसमंजरी, इसको लिखा है, रसमंजरी को लिखा है भानुदत्त ने। फिर है तिलक मंजरी, तो तिलक मंजरी को लिखने वाले हैं धनपाल भाई साहब। फिर है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया को सभी को पता है केशवदास। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है लैपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? सभी लोग बताएंगे, पीला, नीला, हरा, लाल। क्या होगा? सभी लोग करेंगे आंसर। क्या होगा इसका आंसर? लैपिस लाजुली को मतलब इससे कौन सा रंग बनता है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा नीला। तो इसके लिए एक चीज याद रखना, लैपिस लाजुली रंग को हम नीला रंग कहते हैं। ये कहाँ से आयात किया जाता था? तो याद रखना है, ये आपका फारस से आयात किया जाता था और यह रंग एक बहुमूल्य पत्थर को घिसकर बनाया जाता था। ठीक है, और पीले रंग के लिए किससे? पीली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीले रंग के लिए पीली मिट्टी या फिर रामरज पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पीले रंग के लिए भी पूछ लेता है तो इसको याद रखना है। पीले की हो गई बात। अगर लाल की पूछ ले तो लाल के लिए गेरू या फिर हिरौंजी रंगों का प्रयोग होता था। अगर हरे को पूछ ले तो हरे को भी याद रखना है, हरे रंग का एक स्थानीय खनिज होता था, उससे बनाया जाता था, जिसे हम मतलब कि जो खनिज होता था उसका नाम है संग सब्ज टेरावट। क्या है? संग सब्ज टेरावट। ठीक है, इससे बनाया जाता था। ठीक है, और इन रंगों को गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बताइए निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन हैं? जय झरोटिया, SN लाहिरी, गुरफान किदवई, कमल कृष्ण। बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर जिसने ऑप्शन डी दिया है कमल कृष्ण, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये कमल कृष्ण है, पहली बात कौन है? प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं, ये तो सभी जान गए। अब इन्होंने जो पेरिस में ग्राफिक टेक्निक की विशेष प्रशिक्षण किया था, कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, याद रखना है। फिर जल रंग और ग्राफिक माध्यम का संतुलित प्रयोग कमल कृष्ण की कला की विशेषता रही है। किसकी किसकी? जल रंग और ग्राफिक माध्यम की। और कमल कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा था, ये पूछ लिया जाता है। तो इनका जो कलर था वो श्वेत कलर था, जिसे हम सफ़ेद बोलते हैं। ठीक है, और कमल कृष्ण के चित्रों के बिंब अतीत की स्मृतियों और प्रभावों की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें स्फटिक की आभा तथा रहस्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कलाकार सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस टेक्निक की खोज हुई है? एचिंग, विस्कोसिटी, लुगदी छापा चित्र, कास्ट उत्कीर्ण। बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस टेक्निक की खोज की गई है?
चलिए, हाँ आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपने ऑप्शन डी दिया है कास्ट उत्कीर्ण, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब समझिए, अगर आपसे बोलता है कास्ट उत्कीर्ण, छापा कला या फिर ग्राफिक कला, इन सब टेक्निक की खोज किसने की है, तो आपका आंसर जाएगा किसने की है, सनत करने की है। दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या क्या, कास्ट उत्कीर्ण, छापा कला या फिर ग्राफिक कला, इन सब टेक्निक की खोज की बात करेगा तो आंसर जाएगा आपका सनत कर की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात पूछ लेगा, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का आरंभ किसने किया है, किसकी, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का आरंभ किसने किया है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, तो आंसर जाएगा ये किया है कमल कृष्ण ने किया है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, समझिएगा, अगर उस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, तो याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कर्निंग बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, कर्निंग बोलते हैं, किसको, मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच की जगह को, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रण कला में दो लाइनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, ये क्या है, अक्षरों के बीच की जगह है, ठीक है। अगर उसने लाइन के बीच की जगह पूछ ली तो आंसर क्या जाएगा आपका, इसको याद रखना है, लाइन से लीडिंग, क्या है, लीडिंग याद रखना है, ला से लीडिंग, ला से लाइन, ठीक है। का से कर्निंग और का से करेक्टर को अक्षर बोलते हैं ना, तो बस ऐसे याद करना है, ठीक है। और भारत के प्रसिद्ध छापाकार चित्रकार जो हैं, मतलब छापा चित्रकार हैं, उनकी लिस्ट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, यही बता देते हैं आपको, ठीक है। जो मतलब भारत के कुछ छापा चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, लिख लीजिए, अतुल बोस हैं, ये पूछ लिए जाते हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमें फालतू शौक नहीं है कि हम बोलते रहें, ठीक है। अतुल बोस हैं, सनतकर हो गए आपके, फिर आपके अमिताभ बनर्जी हो गए, कौन कौन, अमिताभ बनर्जी हो गए, आगे और लिख लीजिए, कृष्ण रेड्डी हो गए, पॉल क्ली हो गए, और के.एस. विश्वंभर हो गए, अजीत दुबे, आर.वी. भास्करन और सिद्धार्थ घोष, ये सब जो है ना, ये सब आपके छापा चित्रकार हैं भारत के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको यहीं पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, पूछ लिया जाएगा 9th का, किस चित्रकार व छापाकार ने वुंस श्रृंखला सृजित की है, बताइए, सोमनाथ और सनतकर, चित्र प्रसाद, कृष्णा रेड्डी, बताइए 9th का क्या होगा, सभी लोग करेंगे फटाफट से। चलिए, हाँ आंसर की बात कर लेते हैं। 9th का ऑप्शन ए जिसने दिया है सोमनाथ और, उसका बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है, चित्रकार व छापाकार कौन है, सोमनाथ और हैं, क्या बनाया है, वुड्स श्रृंखला बनाया है। तीसरा क्वेश्चन समझिए, सोमनाथ और ग्राफिक कलाकार मतलब छापाकार के रूप में तो फेमस है ही, इनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है 1921 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, चटगांव बांग्लादेश में होता है, कहाँ पर, बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 9th हो गया, चलिए आगे। फिर पूछा जा रहा है, फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था, बताइए, बंगाल से था, अवध, कंपनी, मुगल, क्या होगा 10th का, फिरका पेंटिंग का संबंध कंपनी, सॉरी आंसर ही निकल गया, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है कंपनी स्कूल, ठीक है। फिरका पेंटिंग का संबंध किससे है, कंपनी स्कूल चित्रण शैली से है। और कंपनी शैली के चित्र किसमें बने हैं, किस आकार में, तो याद रखना है 8x16 के आकार में बने हुए हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, यहाँ के जो चित्र है ना, ये छोटे चित्र, मतलब यहाँ के छोटे जो चित्र थे वो आयात निर्यात में आसानी होने के कारण अधिक फेमस थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में एक नाम देखने को मिलता है, क्या, सेवक राम बहुत फेमस था, ठीक है। सेवक राम से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया है, पूछा जा रहा है, एक घन को सामने से अवलोकन करने पर उसके
कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो, यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो? बताइए क्या होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है। क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़नी है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी होगा क्या, 3। तो किसी ठोस घन की सतह कितनी होती है? 6 होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ये बटी होती हैं, ठीक है, सभी को पता है। और एक घन को सामने से अवलोकन करने पर उसके 3 आयाम होते हैं, ठीक है, याद रखना है 3 आयाम होते हैं, या फिर कह दीजिए 3 पार्श्व दिखाई देते हैं, ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन कलाकार अपने कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, जयराम पटेल, जय झरोटिया। बताएंगे सभी लोग। हाँ, सभी लोग करेंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर जिसने ऑप्शन सी दिया है जयराम पटेल, उसका करेक्ट है। तो प्रसिद्ध कलाकार जयराम पटेल अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए फेमस हैं। और जयराम पटेल के जन्म की बात कर ली जाए तो इनका जन्म होता है 20 जून 1930 में होता है। कब? 20 जून 1930 में होता है। कहाँ पर? गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कांस्य, मृणशिल्प। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया है, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा चूना पत्थर, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है और वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य, मतलब कि जो बायां पैर है वो नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। और इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। और इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है, याद रखना है कितनी? 7 से 8 इंच है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र भी मिला है, जिसका समय हमें 3000 ईसा पूर्व का मिलता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? चित्रकला, छापा चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। बताइए। आप लोगों को बिल्कुल से ठोस चीज़ें मिल रही हैं, जो आपके लिए बिल्कुल से सिलेक्टेड मटेरियल है वो मिल रहा है। तो अब आपको डेली जोड़ना है शाम को 7 बजे, ठीक है। हाँ, 14 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। त्रिआयामी पूछा है तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मूर्तिकला पत्थर या धातु या मिट्टी से निर्मित छोटी बड़ी मूर्तियों को मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है, सभी जानते हैं। और मूर्तिकला कैसी होती है? त्रिआयामी होती है, जिसे चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से, चारों ओर से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सभी लोग किया करिए आंसर, ठीक है। जितने लोग उपस्थित हुआ करिए आप लोग उतने ही किया करिए, ठीक है। हाँ चलिए, 15 को पूछा जा रहा है, पाल गौगेन ताहितियन कला से प्रेरित था कौन? जैमिनी राय, अमृता शेरगिल, अजीत चक्रवर्ती, राम कुमार। बताएंगे 15 का क्या होगा? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी ये है अमृता शेरगिल, ठीक है, याद रखना है। तो गौगेन की ताहिती कला ने अमृता को सर्वाधिक प्रभावित किया था और यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राग, मातिस, गौगेन, इनकी कला से अमृता को प्रेरणा मिली थी, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, MF हुसैन। क्या होगा 16 का? बताइए। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस, ठीक है।
और एक चीज़ याद रखिएगा, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार मतलब नंदलाल बोस तो हो ही गए, ये जो थे ना ये आपके अवनींद्रनाथ की शिष्य थे, ठीक है, शिष्य थे। और इनके व्यक्तित्व में कलाकार, विचारक, तपस्वी, इन सब का ये बन गए थे, मतलब किसकी, अवनींद्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म खड़गपुर, कहाँ पर, खड़गपुर बिहार में होता है, पता है ना सभी को, बिहार में होता है, ठीक है। चलिए, इनकी जो कला की शिक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई थी, ठीक है। और अध्ययन काल में ही इन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ और क्या बोलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के लिए रेखांकन भी बनाए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17, यहाँ थोड़ा सा धुंधला है लेकिन दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बताइए क्या होगा। सही कालक्रम पूछा है, अच्छा बताइए क्या होगा। सही कालक्रम पूछा है, क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पहले ऋषभनाथ, फिर अजीतनाथ, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर। ऋषभनाथ जो थे ये जैन धर्म के मतलब प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हीं को मतलब आदिनाथ भी बोल देते हैं, ठीक है, पहले थे। फिर अजीतनाथ थे, ये द्वितीय तीर्थंकर थे। और फिर पार्श्वनाथ दिया है, ये तो सभी जानते हैं, 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रहा है, पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताना है। गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव, कैलाश मंदिर एलोरा, लिंगराज मंदिर ओडिशा, सूर्य मंदिर कोणार्क। बताइए क्या होगा। आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है। पूर्णतः एकाश्म शैल से उत्कीर्ण मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है और ये मंदिर शिल्प शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है और इसे एक ही चट्टान से काटकर निर्मित किया गया है, ठीक है। याद रखना है जो हम बोल रहे हैं ना इसको समझते जाइएगा। और कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में अत्यंत ऊंची कुर्सी मतलब 25 फीट पर ये खड़ा हुआ है। कैलाश मंदिर जो है ये आयताकार प्रांगण में बहुत ऊंची कुर्सी मतलब 25 फीट पर ये खड़ा है और इसकी लंबाई अगर बोल दें तो 14.2 फीट है और चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 62 फीट है और ऊंचाई की बात कर ली जाए तो 100 फीट है। हमने क्या बोला, इसकी लंबाई 14.2 फीट है, चौड़ाई 62 फीट है, ऊंचाई 100 फीट है, ठीक है। जिसमें उसी चट्टान में से काट कर इस मंदिर के दरवाजे, झरोखे, सीढ़ियाँ और ये जो सुंदर स्तंभ होते हैं इनको बढ़िया से बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एलोरा के बारे में बता देते हैं, ठीक है। एलोरा गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हैं, सभी जानते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं मतलब अगर पूछ ले एलोरा का प्राचीन नाम क्या है तो एलापुर अंचल है, ठीक है, तथा बैरूल नाम से भी इसको बोलते हैं। और इसमें कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, ये सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कलाकार FN सूजा का पूरा नाम क्या है। फ्रेडरिक न्यूटन सूजा, फ्रांस सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, फहाद नेल्सन सूजा। बताइए 19 का क्या होगा। ऑप्शन सी फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ठीक है। और इनका जन्म कब होता है, याद रखना है 1924 ईस्वी में होता है। कहाँ पर, गोवा में होता है, ठीक है। और ये जो थे ना ये विद्रोही विचारधारा के थे, मतलब कम याद रखना है ये विद्रोही टाइप के थे, ठीक है। और ये पता है ये 2 बार स्कूल से निकाले भी गए थे। बाद में सूजा कला पर मतलब सेजान, गोगा और मातेस इन सब का जब प्रभाव पड़ जाता है तो ये थोड़ा सा सुधर जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा हुआ है, बताइए क्या होगा। सभी लोग करेंगे आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चंदेल शासकों के द्वारा, ठीक है। आगे है समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छाया चित्र का शीर्षक बताना है। आदिम और हौवा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। क्या होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं।
चलिए सभी लोग करेंगे आंसर, सभी लोग, सभी की रिप्लाई आनी चाहिए, जितने उपस्थित है सभी के आंसर आने चाहिए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी दीवारों से सरोकार। ठीक है, पूछ लेगा अनुपम सूद का जन्म कब होता है, तो याद रखना है 1944 में, और कहाँ पर होता है ये, पंजाब के होशियारपुर में होता है। कहाँ पर, पंजाब के होशियारपुर में। ठीक है, और मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका ग्रुप 8 था ना, यहीं पर लिख देते हैं, जो आपका ग्रुप 8 था इसके ये सदस्य भी थे, और कैसे सदस्य थे ये पूछा जाता है, ये सबसे युवा सदस्य थे। ठीक है, कौन, किसकी बात हो रही है पता है, अनुपम सूद की। ठीक है, तो मतलब 1967 में स्थापित हुआ था ना ग्रुप 8, कब हुआ था, 1967 में स्थापित हुआ था ग्रुप 8 दिल्ली में, और इसके सबसे युवा सदस्य कौन थे, अनुपम सूद थे। ठीक है, आगे कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज में काम करते थे, कलम, कागज की लुगदी, उभारदार, टेराकोटा। बताइए क्या होगा। जानकी राम की जो मूर्तियां हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये उभारदार। तो पीवी जानकी राम उभारदार माध्यम में काम करते थे। ठीक है, और जानकी राम का धातु मूर्ति शिल्प क्षेत्र में बहुत फेमस नाम था, और जानकी राम ने ताम्र धातु में बहुत काम किया है, सीमेंट, मिट्टी और सीसा, कांस, ब्रांज, एनामेल, सिल्वर, इन सब में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताम्र धातु में काम किया है। और जानकी राम ने ताम्र माध्यम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी बनाया है, देख लीजिए, उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह, वर्जिन, हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल, ये सब जो निर्मित किए हैं किसने किए हैं, किसकी बात हो रही है, तो ये पीवी जानकी राम की। आगे चलते हैं, हिक्की गजट को क्या कहा जाता है, बताइए। ब्रिटिश गजट, इंडिया गजट, बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बताइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इसको हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 20 जनवरी इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा। 20 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, कहाँ पर, कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसे हम हिक्की गजट भी बोलते हैं, इसको प्रकाशित किया था। और 1784 में कलकत्ता गजट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1784 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है, म्यूरल, फ्रेस्को, तेल, ग्राफिक, बताइए। चलो करो आंसर फटाफट से सभी लोग, और क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ये आपको कमेंट में छाप के बताना है लास्ट में। ठीक है, अजंता की चित्रकला, हाँ क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, म्यूरल चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, ग्रिफिथ महोदय का एक विचार था कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से आरंभ हुई है। ये कोटेशन पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से प्रारंभ हुई है, किसने कहा है, तो ये ग्रिफिथ महोदय ने कहा है। किसने कहा है, ग्रिफिथ महोदय ने। ठीक है, आगे है प्लेनोग्राफी किस छपाई प्रक्रिया से संबंधित है, सेरीग्राफी, इंटेग्लियो, लेटर प्रेस, रोटोग्राफर, बताइए 25। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सेरीग्राफी। तो प्लेनोग्राफी सेरीग्राफी छपाई प्रक्रिया से संबंधित है, और वर्तमान में यह मुद्रण की बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, जिसको पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। और इसमें सिल्क या नायलॉन का एक महीन कपड़ा लिया जाता है। ठीक है,
इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी खोज की बात कर ले, इसकी खोज किसने की थी, तो मिस्र वासियों ने की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना हर चीज। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? लकड़ी, पत्थर, धातु, मृण मूर्ति। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति शिल्प मातृ देवी किससे बनी हुई है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा ये, मृण मूर्ति से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति मातृ देवी का माध्यम क्या है? मृण मूर्ति, जिस मतलब मिट्टी से बनी है। और पत्थर मूर्ति दुशाला ओढ़े योगी, क्या था? दुशाला ओढ़े योगी कहाँ से मिला है हमें? ये भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, याद रखना है। और ये और एक चीज़ और याद रखना है, ये पत्थर मूर्ति थी, ठीक है, पत्थर मूर्ति दुशाला ओढ़े योगी। और फिर पूछ ले, सील पत्थर पर बनी 3 मुख वाले देवता का, जो मतलब पशुपतिनाथ है, इसकी मूर्ति मिली है, ठीक है। और बाईं ओर गेंडा है और भैंसा है, और दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है, और बीच में 2 हिरण हैं। ये सब मोहनजोदड़ो से ही मिले हुए हैं, ठीक है। और यहीं से हमें कांस्य मूर्ति भी मिली है, नर्तकी की मूर्ति, जिसे हम डांसिंग गर्ल बोलते हैं, है ना, सभी जानते हैं। और एक चीज़ और पूछ ली जाती है, सेलखड़ी पत्थर से निर्मित पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहाँ रखी है पुजारी की प्रतिमा, पता है किसी को? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में इसको रखा गया है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही हमें मूर्तियाँ मिली हैं, सिर हिलाने वाले कुकुदमान की, 2 तवंगी, वृषभ हाथी, कैंडा सुअर, सीटी बजाने वाली चिड़िया, ये सब हमें यहीं से मिली हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे, कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन थे? सतीश गुजराल, नलिनी मलानी, MF हुसैन, विवान सुंदरम। बताइए 27 का क्या होगा आंसर? कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन थे? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा, MF हुसैन, ठीक है। तो गजगामनी के रचयिता कौन है? MF हुसैन हैं। और हुसैन ने 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में गजगामनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई थी? अपनी माधुरी दीक्षित के ऊपर। किसके ऊपर? माधुरी दीक्षित के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी। और एक चीज़ और याद रखना है, 2000 में इनकी बनाई, फिर 2004 ईस्वी में हुसैन ने मीनाक्षी अटेल ऑफ 3 सिटीज़ फिल्म बनाई थी। यहीं लिखते हैं बगल में, रुको यहाँ देख लो। 2000 में कौन सी? 2000 में गजगामनी बनाई थी। और 2004 में कौन सी? 2004 में कौन सी बनाई थी? तो इसने मीनाक्षी एटेल ऑफ 3 सिटीज़ ये फिल्म बनाई थी, ठीक है। और मीनाक्षी फिल्म तब्बू पर आधारित थी। ये भी पूछ लेता है किस पर आधारित थी, तो ये आपके तब्बू पर आधारित थी, ठीक है। और भी सुन लीजिए, इनकी जो विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इनसे। हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म है थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर। ये राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। कौन सी? ये लिख देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, ठीक है। इसको जो है ना, थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, ये राजस्थानी शैली में फैले जो जीवन है वहाँ उसके आधार पर बनाई गई थी। और इस फिल्म की कृति पर हुसैन को बर्लिन महोत्सव का गोल्डन वियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूछा जा सकता है कि MF हुसैन को कौन सी कृति पर बर्लिन महोत्सव का गोल्डन वियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है थ्रू दी आइज ऑफ अ पेंटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं हम, बिल्कुल से सिलेक्टेड चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी क्लास नहीं छोड़नी है। चलिए, ये हो गया, आगे चलते हैं। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी, लोमस, ऋषि। 28 सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। चलिए, सभी लोग करेंगे, सभी लोग। चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी,
गोपिका। ठीक है, तो नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण किसने किया है? अशोक के पौत्र दशरथ ने किया है। ठीक है, याद रखना है। और नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं, वाह्याक गुफा, गोपिका गुफा, वडविथ गुफा, इनका निर्माण दशरथ ने करवाया था। कौन कौन सी हैं लिख लीजिए। पहली गोपिका लिखा ही है, और दूसरी लिख लीजिए, दूसरी वहियक गुफा, वही यही लिख देते हैं, वहियक गुफा। तीसरी है वडविथ गुफा। ये तीनों गुफाओं का निर्माण किसने करवाया है? अशोक के पोते दशरथ ने करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक या अध्येता माना जाता है? बताइए। बंगाल, राजस्थानी, दक्षिणी, अजंता। क्या होगा आंसर? सॉरी, ऑप्शन बी राजस्थानी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहले यही बता देते हैं। कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक माना जाता है, ये तो सभी ने देख लिया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलने वाले हैं, इसको अच्छे से सुन लीजिए। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन किया था, जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था वो किसने किया था? तो यही है आपके A.K. स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, और आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने राजदूत पेंटिंग एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? राजपूत पेंटिंग। कब लिखी थी? 1916 में लिखी थी। ठीक है, और आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। ये लाइन पूछ ली जाती है। ठीक है, और आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला के नाम से भी कहा है। और कार्ल खंडालावाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने बताई है, जो आपकी 17वीं से 18वीं शताब्दी है, इसके प्रारंभिक काल को राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो आंसर क्या होगा आपका? किसने कहा है? ये कहने वाले हैं कार्ल खंडालावाला। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वराह किसका अवतार है? शिव, बुद्ध, विष्णु, तीर्थंकर? बताएंगे। आंसर जिसने ऑप्शन डी दिया है विष्णु, उसका बिल्कुल करेक्ट है। वराह विष्णु का अवतार है। विदिशा मध्य प्रदेश के निकट उदयगिरी पहाड़ी में अनेक गुप्तकालीन गुफाएं हैं जहां महावराह विष्णु बाएं पैर को अनंतनाग के ऊपर स्थापित किए हैं। कौन सा पैर है? याद रखना है, बाएं पैर। पता नहीं क्या हो गया गले में। बाएं पैर को अनंतनाग के ऊपर स्थापित किए हैं और दाएं से लटकती पृथ्वी पृष्ठभूमि में देवतांगण तथा ऋषिगण पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब याद रखिए थोड़ा बहुत, ये बाएं वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता ही है, सुना है। पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट, विमल बनर्जी, तैयब मेहता, जय झरोटिया? बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? करेंगे सभी लोग? 31। चलिए, हाँ, आंसर की बात करें। चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। हाँ, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा ये, विमल बनर्जी। ठीक है, तो देखिए जो ये ओरिगामी शैली है ना, इसमें चित्रकारी के लिए जो फेमस हैं वो कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विमल बनर्जी हैं।
और ये जो ज्योति भट्ट दिया हुआ है इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, चित्रण और म्यूरल, इन सब के सृजन के लिए ये बिल्कुल से फेमस है ज्योति भट्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। तो पूछा जा रहा है मिनिमल कला से संबंधित कृति वॉइस ऑफ फायर किसने निर्मित की है? बार्नेट न्यूमैन, टोनी स्मिथ, काजिमिर मालेविच और बताइए जिम थॉम्सन। क्या होगा 32 का? बताएंगे सभी लोग? चलिए सभी लोग क्या करें फटाफट से, ठीक है। जितने लोग उपस्थित होते हैं ना सभी की रिप्लाई आनी चाहिए, और जितने भी फैक्ट बता रहे हैं एकदम दिमाग में नोट करते जाइए, या फिर पेन कॉपी ले लीजिए, जो फैक्ट बताएं उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्या पूछा है, वॉइस ऑफ फायर किसने निर्मित किया है? तो आंसर होना चाहिए ये चित्र बनाया है आपके, कहाँ है? ऑप्शन ए बार्नेट न्यूमैन ने, ठीक है। और एक और याद रखना है चित्र बहुत पूछा जाता है, चाइल्ड ब्लू वॉल, चाइल्ड ब्लू वॉल, पता है किसी को? छापो जल्दी से जिसको पता हो, चाइल्ड ब्लू वॉल। इस चित्र को किसने बनाया है? तो याद रखना है इसको बनाया है, इस चित्र को जिम डायन ने। किसने बनाया है? जिम डायन ने बनाया है, ये पूछ लिया जाता है इसलिए इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और चित्र पढ़ लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चेल्सी गर्ल, पूछा जा सकता है चेल्सी गर्ल किसने बनाया है, ये चित्र किसका है? तो याद रखना है एंडी वॉरहॉल का है। किसका है ये? एंडी वॉरहॉल का है, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं, जो एंडी वॉरहॉल है ना, इनका एक और है कैंपबेल टोमेटो जूस बॉक्स। क्या है? कैंपबेल टोमेटो जूस बॉक्स। ये चित्र भी किसका है? एंडी वॉरहॉल का है, याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? बताइए, सातवाहन, गुप्त, पल्लव, चंदेल। क्या होगा 33? सभी लोग करेंगे, सभी लोग जितने भी उपस्थित हैं ना, सभी लोग करिए आंसर। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। चलिए हाँ, आंसर सभी का आ चुका है। ऑप्शन बी जिसने जिसने दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। याद रखना है देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? झांसी में है, अपने प्यारे से झांसी में, ठीक है। और ये जो है ना, ये किसका मंदिर है? ये विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु जी को समर्पित है। और किस राजवंश का है? गुप्त राजवंश का है, ठीक है। और जो दशावतार मंदिर है ना, इसके गर्भगृह, शिखर, प्रस्तर, इन सब से मतलब ये युक्त है। और विष्णु मंदिर 13.5 मीटर वर्गाकार है। कैसा है ये? 13.5 मीटर है। और कैसा है ये? वर्गाकार है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और लगभग 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरे के बीच में बना है। कैसे बना है? 1.25 मीटर ऊंचे चबूतरे से बना हुआ है, याद रखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, इसका प्रवेश द्वार नक्काशीदार है और 3 दीवारों पर सुंदर कलात्मक राधिकाएं बनी हैं। और इन राधिकाओं में गजेंद्र मोक्ष, नरनारायण, अनंतशायी, विष्णु में उच्चरित ये बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश, मैनचेस्टर संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय बिहार। 34 पे आइए जल्दी से फटाफट से। शिव वामन मूर्ति का संग्रह पूछा है, बताइए। और जिसको ये पता हो, इसका आंसर पता हो, इसके बाद आप लोग बताइए जो नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से, इसका संग्रह कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। बताइए क्या होगा। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है।
और अगर बात कर ली जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, जिसे हम डांसिंग गर्ल बोलते हैं, उसकी बात की जाए तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति, ये मतलब कि कहाँ पर सुरक्षित है, बताइए। बड़े पत्थर की जो हाथी की मूर्ति है कहाँ से मिली है, एलिफेंटा से, इसको कहाँ सुरक्षित किया गया है, पता है किसी को? चलिए आंसर बता देते हैं, नहीं तो आप लोग घंटों लिखेंगे, घंटों सोचेंगे। तो याद रखना है, ये जो आपके बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति है ये हमें मिली है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू। कहाँ पर है ये, मुंबई में इसको सुरक्षित किया है। कहाँ पर, जीजाबाई भोसले उद्यान में। कहाँ है ये, मुंबई में। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हमने बता दिए। चलिए आगे, एक क्वेश्चन में ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए रिप्लाई जो हम दे रहे हैं मतलब क्वेश्चन की, वो भी अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग। 35 नंबर, चित्रकार निसारदीन कौन सी शैली से संबंधित है, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, जैन शैली। 35 क्या होगा, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये राजस्थानी शैली से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, जो निसारदीन है ना, इसने 1605 में, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछ लिया जाता है, 1605 में चावर्ण में रागमाला के चित्रों का चित्रण किया था। किसमें, चावर्ण में रागमाला का चित्रों का चित्रण किया था। और एक चीज़ और याद रखना है, साहबदीन ने ही, अब ये निसारदीन की बात थी, अब साहबदीन की बात कर लेते हैं। साहबदीन जो थे, साहबदीन ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इनके बारे में कि साहबदीन ने भागवत पुराण को 1648 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि साहबदीन ने 1648 में भगवान पुराण को चित्रित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके कितने स्कंद हैं, 4 स्कंद हैं। किसको, भगवान पुराण को चित्रित किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन बनेंगे तो हम बताते जाएंगे। ठीक है, अभी हम कम कम बता रहे हैं, जो मेन फैक्ट हैं उनको ही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए 36, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़। क्या होगा आंसर, ये बिल्कुल से वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे ही जाने हैं, इसलिए क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हर क्वेश्चन अपने आप में अहम भूमिका निभा रहा है और आपको नंबर दिलाने वाला है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा 36। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सभी लोग आंसर दिया करें, ठीक है, सभी लोग। हाँ, आंसर बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, हाँ चलिए। ये जो कीर्ति स्तंभ है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये जैन तीर्थंकर जो आपके आदिनाथ थे, आदिनाथ को समर्पित है। किसको है ये, आदिनाथ को समर्पित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है, यह 22 मीटर ये ऊंचा है, ये भी याद रखना है। और यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। और ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसमें 7 मंजिल स्तंभ के चारों, मतलब कि चारों पार्श्व पर 5.5 फुट, कितना, 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्तियां स्थापित हैं। कितने फुट की, 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्तियां इसमें स्थापित की गई हैं। और यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट किसने निर्मित किया है, शकुंतला, नलिनी मलानी, विमान सुंदरम, नवजोत अल्ताफ। बताइए 37। क्या होगा आंसर। क्लास पसंद तो आ रही है ना, इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नलिनी मलानी। ठीक है, याद रखना है इन सर्च ऑफ वेनिस्ड ब्लड किसका है, तो ये नलिनी मलानी का है।
ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, 1991 में इंपॉर्टेंट है, 1991 में विवान सुंदरम ने मेमोरियल नामक स्थापना करके, मतलब मेमोरियल की स्थापना की थी और राजनैतिक वैश्वीकरण परिदृश्य को कला में उजागर किया था। किसकी स्थापना की थी? मेमोरियल की, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। किसने? विवान सुंदरम ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सही को चुनना है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा सही है बताइए 38 में। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, फटाफट से करिए, किया करिए, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन किसका है? बताइए। मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, तो यही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, क्रोचे भाई साहब ने क्या कहा है इसकी भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा है? कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये कहा है क्रोचे ने। और मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, फिर दे रहा है आरजी कलिंगवुड। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है शुद्ध कला की पहली विशेषता अभिव्यक्ति को माना है। इन्होंने क्या कहा है कि शुद्ध कला की पहली विशेषता क्या है? अभिव्यक्ति है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है? बताइए। तैयब मेहता, जी.आर. संतोष, M.F. हुसैन, S.H. रजा। 39 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट से। चलिए वेरी गुड। हाँ, आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, ये है S.H. रजा। ठीक है, आधक बिंदु को लेकर इन्हीं ने चित्रण किया है। और S.H. रजा का जन्म कब होता है ये याद कर लीजिए, 1922 में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के दमोह में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के दमोह में होता है। और रजा की शिक्षा जो है ना, ये सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से होती है और अत्यंत कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए फाइन आर्ट्स का इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था। और रजा ने अपनी कला की शुरुआत पता है दृश्य चित्रों से की थी। किससे की थी? दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में प्रकृति के प्रति ये बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं और समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कला समीक्षक रजा की जो कला है, इसकी कला को वियना के व्यावसायिक चित्रकार हैं प्रोफेसर लाउमन। किसकी? लाउमन। ये कहाँ के हैं? ये भी पूछा जा सकता है। ये हैं आपके कहाँ के? वियना के ये व्यावसायिक चित्रकार हैं प्रोफेसर लाउमन। इनकी नकल कहते हैं, मतलब जो S.H. रजा ने जो मतलब चित्र बनाए हैं, चित्रकारी की है, वो कहते हैं लाउमन ने, मतलब लाउमन की देख देख के इन्होंने कलाकारी कर दी है, ये बोला जाता है इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, समझ में तो आ रहा है ना सभी को? चलिए, पूछा जा रहा है ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? पिकासो, मोंजिया, राल्डूफी, पॉल सेजा। क्या होगा 40 का? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। चलिए सभी लोग करेंगे आंसर 40 का। चलिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है मोंद्रिया। कौन? ऑप्शन बी मोंद्रिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। आनंदवर्धन, नग्नजीत और वामन अभिनव गुप्त। क्या होगा 41? रस सिद्धांत के व्याख्याकार पूछे हैं। 41। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा अभिनव गुप्त। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन हैं? अभिनव गुप्त हैं। और भरत मुनि के पश्चात, किसके? भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इन्हीं अभिनव गुप्त ने किया है। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है।
पूछ लिया जाता है रस कला की आत्मा है किसके अनुसार, तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार। और ये जो कथन है ये सबसे पहले अभिनव गुप्त ने ही कहा था। क्या कहा था? रस कला की आत्मा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है एक सेकंड यहीं दे देते हैं, लिख देते हैं। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ याद आ गया, हम बता दें। अभिव्यक्तिवाद का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए हाँ, और आनंदवर्धन लिखा है, यहीं पे इनको भी समझ लीजिए। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक का टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त ने लिखी है। ठीक है, जो अरे क्या बोलते हैं उसको, ध्वन्यालोक जो है ना, ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का है। लेकिन इसकी एक टीका है ध्वन्यालोक लोचन, इस नाम से जो लिखा है वो किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने लिखा है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। आगे है कौन सा सचित्र ग्रंथ मुगल शैली का है? शाहनामा ए फिरदौसी, दास्तान ए अमीर हमजा, गुलिस्तां ए सादी, रज़्मनामा। 42 बताइए। जितने क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम आपको बोलकर ही करवाए दे रहे हैं। बताइए क्या होगा? 42। चलिए चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी दास्तान ए अमीर हमजा। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। देखिए, हुमायूं के संरक्षण में काबुल में मीर सैयद अली, याद रखना है कौन? मीर सैयद अली, और साथ में अब्दुस्समद मीरा जी। तो कौन कौन? मीर सैयद अली और अब्दुस्समद मीरा जी के निर्देशन में अनेक हिंदू मुसलमान चित्रकारों ने दास्तान अमीर हमजा के चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया था। किसके संरक्षण में? हुमायूं के। कब? मतलब कहाँ पर? काबुल में। किसने किसने? मीर सैयद अली और अब्दुस्समद मीरा जी के उसमें। ठीक है, अब्दुस्समद सीरा जी के उसमें। ठीक है, और जो मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो निर्माण काल है मतलब पूरा कब हुआ है, तो ये अकबर के टाइम पे ये पूरा हो गया था। ठीक है, और अकबरकालीन समस्त ग्रंथों में हमजानामा चित्रावली बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बताइए। आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद, दिल्ली। बताइए 43 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। कुतुब मीनार कहाँ है? ये जिसने गलत किया ना तो बस यहीं से पढ़ने वाली है, लाल लाल हो जाओगे बिल्कुल जिसने गलत किया। क्या तो हैदराबाद तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। चलो छाप के बताओ चार मीनार कहाँ पे है? ऑप्शन डी ये है दिल्ली में। ठीक है, चार मीनार और कुतुब मीनार, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। चलिए, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 74 मीटर है। फिट में बात कर ली जाए तो 239 फिट है, 239.5 फिट है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरी गुफाएं किससे संबंधित हैं? मौर्य काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। 44 क्या होगा? 44 ऑप्शन सी ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। और गुप्तकालीन विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ पर प्रमुख रूप से किसकी मूर्तियां हैं? यहाँ पर विष्णु जी की मूर्तियां हैं, ये भी याद रखना है। और उदयगिरी गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? ये है वाराह। कौन सी है? वाराह मूर्ति यहाँ की फेमस है। ठीक है, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया? NFO, BFO, UFO, GFO। क्या होगा 45 का? बताएंगे। सभी लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। चलिए
आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका BFO, ठीक है, 45 का। चलिए, किसके द्वारा निर्मित है? ये सुबोध गुप्ता के द्वारा निर्मित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इस चलिए और देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू। क्या? द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, ठीक है। ये किसका श्रृंखला है? तो ये है आपकी विमान सुंदरम की। किसकी है ये? विमान सुंदरम की चित्र श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट है, 1970 में बनती है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक संस्था है कासोली कथा संस्था, इसको संगठित किसने किया था? ये भी विमान सुंदरम ने किया था। कौन सी? कासोली कला संस्था, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, किस मुगल शहंशाह के काल या समयावधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? बताओ 46 का क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीला, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, नवाब वजीर, सफदरजंग। बताइए 46 का क्या होगा? ऑप्शन बी जिसने दिया है उसका बिल्कुल सही है, औरंगजेब, ठीक है। ये एक कलाद्रोही शासक था, इसने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था, ठीक है, धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया था। और मुगल शैली का ह्रास या फिर कह दिया जाए मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न कब हुई थी? तो इन्हीं के टाइम पे हो गई थी, क्योंकि ये लापरवाह टाइप के थे, बस लड़मके टाइप के थे, ठीक है। और मुगल कला बादशाहों के समय में ही उदित हुई और इन्हीं के समय ये पतन के मार्ग में चली गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 47, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? मौर्य, करकोट, शुंग, गुप्त। बताइए 47, सभी लोग बताएंगे। ये मार्तंड सूर्य मंदिर पूछा है जम्मू कश्मीर में। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, करकोट राजवंश ने करवाया था, ठीक है, याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में है जो मार्तंड सूर्य मंदिर। ऐसे ही गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है, जो कि 11वीं शताब्दी में निर्मित होता है, ठीक है। और एक राजस्थान के रणकपुर में भी सूर्य मंदिर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब पूछ लिया जाता है। रणकपुर का सूर्य मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। मोढेरा का कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ऐसे ही कोणार्क का भी सूर्य मंदिर है, ठीक है। अच्छा बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना है? नागर, द्रविड़ या फिर बेशक? बताइए। चलिए देखिए, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर बताया ना हमने, वो नागर शैली में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी नागर शैली में है, दोनों ही नागर शैली में है। और कोणार्क के मंदिर को नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था, और सूर्य कौन सा था वो, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर था उसको भीम फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट का पूछा जा रहा है, ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित है? हर्ष, आनंदवर्धन, भरत मुनि, नंदलाल बोस। 48 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग फटाफट से करेंगे आंसर। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वन्यालोक की जो रचना है आचार्य आनंदवर्धन ने की थी, और आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और एक चीज, ध्वन्यालोक एक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें कुल 4 उद्योत हैं। कितने हैं? 4 उद्योत हैं। इस प्रसिद्ध ग्रंथ की 2 टीकाएं भी लिखी गई हैं, जो कौन कौन सी हैं? चंद्रिका है और लोचन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का मतलब क्या है? बैठक, भोजन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, मनोरंजन कक्ष। क्या होगा 49 का? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रार्थना कक्ष है। चैत्य जैसे अपना पूजा घर होता है ना, मंदिर वगैरह, वैसा।
ठीक है। तो चैत्य का उदाहरण जो है अजंता में स्थित कौन कौन सी गुफा में, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं और 30वीं गुफा में, और इन सब में मतलब पूजा घर या चैत्य गुफा देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना है। और यहीं पर एक विहार भी होता है, बौद्ध में विहार भी होता है, इसको हम रहने का निवास स्थान बोलते हैं। और ये कितनी है टोटल, चैत्य गुफाएं कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। और जो आपकी अजंता में मतलब निवास जो हैं वो 25 गुफाएं हैं, ठीक है, याद रखना है, टोटल 30 है। कंपनी चित्र शैली का विकास काल पूछा है, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। बताइए 50 का क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे सभी लोग एकदम धुआंधार तरीके से। और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चलिए, और सभी तक शेयर कर दिया करिए जिससे कि सभी तक पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, ठीक है। चलिए इसको बताइए, कंपनी चित्र शैली का विकास काल। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी को कंपनी चित्र शैली या फिर पटना शैली का विकास काल माना जाता है। और पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम बहुत फेमस है। किसका, सेवक राम, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। सेवक राम बहुत फेमस है। और भी हैं ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, हुलासलाल, झूमकलाल, दुनिया भर के फलाना ढिमकाना, ये सब भी हैं, ठीक है। और एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि कंपनी शैली, पटना शैली कौन से मतलब कैसे उत्पन्न हुई है, तो ये यूरोपीय शैली और मुगल शैली से प्रेरणा पाकर ही इसका जन्म होता है, कंपनी शैली का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। बताइए, जोधपुर, कोटा, मारवाड़, मथुरा। बताएंगे सभी लोग 51 का क्या होगा, फटाफट से करेंगे आंसर। सभी लोग, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, कोटा लघु चित्र स्कूल, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कोटा शैली की खोज कब हुई थी। कहाँ गई कोटा शैली, यही है ना अपनी। कोटा शैली की खोज कब हुई थी, तो याद रखना है 1952 में। किसने की थी, कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने की थी। किसने की थी, एंडरसन ने की थी, ठीक है, याद रखना है। और कोटा स्कूल की विशेषता है क्या, शिकार दृश्य है। क्या है, शिकार दृश्य यहाँ की विशेषता है। और कोटा शैली का चरमोत्कर्ष जो है वो किसके टाइम को माना जाता है, तो ये उम्मेद सिंह के टाइम को मानते हैं। किसके टाइम को, उम्मेद सिंह के टाइम को मानते हैं। और कोटा स्कूल के चित्र राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा स्कूल के ये जो चित्र हम बता रहे हैं इनको थोड़ा सा सुन लीजिए। राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, हाथियों की लड़ाई, राधा कृष्ण, और कौन सी, माखन लीला, और वीणाधारी कृष्ण राधा के पास, ये सब जो है ना, ये सब आपके इसी के कोटा शैली के उदाहरण हैं जो इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, पुस्तक प्रिंसेस ऑफ सेबा किसने लिखी है। E.H. ग्रोम्बिच, आर कलिंगवुड, स्टेला क्रैमरिस, रुडोल्फ आरहेन्ना। बताइए 52। ये जो क्लासें हैं ना, ये डेली होती हैं, ठीक है, ये डेली होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। हाँ चलिए आंसर करिए सभी लोग। यहाँ कोई टाइम पास नहीं होता है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर आते हैं, उसकी डिटेल्स आती है। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई बातचीत नहीं होती है, इसलिए सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, क्या है, हाँ, प्रिंसेस ऑफ सेबा, वेरी गुड, ऑप्शन सी, स्टेला क्रैमरिस, ठीक है। तो स्टेला क्रैमरिस जो है ना, ये कला इतिहासकार हैं। इन्होंने भारतीय कला और हिंदू धर्म पर विशेष काम भी किया है। और इनकी प्रमुख पुस्तक जो है द हिंदू टेम्पल है, द हिंदू टेम्पल है, ठीक है। और प्रिंसेस ऑफ सेबा है जो कि कब लिखी जाती है, 1981 में लिखी जाती है। और ये कौन सी हमने बताई, द हिंदू टेम्पल बताई है, ये 1946 में लिखी जाती है, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, इंडियन स्कल्पचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, इंडियन स्कल्पचर है, तो ये आपकी 1933 में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किससे हुआ है। बलुआ पत्थर,
ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर। बताइए 53 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन बी, ये है ग्रेनाइट पत्थर से। तो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किससे होता है? ग्रेनाइट पत्थर से होता है। ठीक है। और महाबलीपुरम या फिर मामल्लपुरम कह दीजिए, इसमें 3 प्रकार के मंदिर बने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले है रथ, दूसरा है मंडप, तीसरा है रचना। ठीक है, याद रखना है। और महाबलीपुरम में स्थित नकुल सहदेव रथ एकाश्म शैली रथ की योजना है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नकुल सहदेव रथ। सहदेव पूछा जाता है कि नकुल सहदेव रथ एकाश्म शैली रथ की योजना क्या है? तो ये एप्सिडल है। कैसी योजना है ये? एप्सिडल है। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि पूछ लेगा कि रथों का निर्माण किसके टाइम पे आरंभ हुआ था। रथों का जो निर्माण है वो किसके टाइम पे आरंभ हुआ था? तो याद रखना है किसके टाइम पर? महामल्ल नरसिंह, ऐसे ही सीधे लिख देते हैं नाम। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पे रथों का जो निर्माण है वो स्टार्ट हुआ था। और 7 रथ मंदिर के समूह को क्या कहते हैं? हम सप्तरथ समूह कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिए। आगे चलते हैं। यामिनी राय किससे प्रेरित थे? बताइए क्या होगा आंसर? लघु चित्रण, मधुबनी, कालीघाट, यूरोपीय। क्या होगा 54? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे परेशान हो रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए। चलिए थोड़ा सा तो हमें रेस्ट लेना पड़ेगा बीच बीच में। आप सोचें कि बस बिल्कुल से हाई स्पीड में मैम चलें तो इतना तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमें डिटेल्स भी बतानी है और कंटिन्यू बोलेंगे, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा। चलिए बताइए क्या होगा? स्पीड तो सही है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीघाट चित्र शैली से। किससे? कालीघाट चित्र शैली से प्रेरित थे। और यामिनी राय का जन्म कब होता है? याद रखना है 10 अप्रैल को होता है, 1887 में होता है। ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र के, मतलब बेलिया तोड़ गांव है, ऐसे कुछ नाम है, वहाँ पर होता है। ठीक है। और ये जो प्रारंभ में है ना, पोर्ट्रेट पेंटिंग के कला से मतलब बनाते थे। उस किससे? पोर्ट्रेट पेंटिंग से बनाते थे। और फिर बाद में ये बंगाल की ग्रामीण लोक कला की ओर ध्यान इनका मतलब लग गया उधर पे, तो वहाँ चले गए। ठीक है, हाँ चलिए। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यामिनी राय किससे किससे प्रभावित थे? तो पश्चिमी कलाकार थे कौन कौन? वान गॉग और माने। ये लिख लीजिए, ये पूछ लिया जाता है, वान गॉग और माने। ठीक है, इनसे ये प्रभावित थे, तो याद रखना है ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए किस रूप में जाने जाते हैं? बताइए सोमनाथ होर काहे के लिए फेमस हैं? सभी लोग बताएंगे 55। चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, छापाकार भी हैं और कला समीक्षक इतिहासकार भी हैं और तीसरा चित्रकार भी हैं। तो इनकी ये विशेषता है। और 1 2 3 किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 दिया है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट है, हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ, विनोद बिहारी मुखर्जी, असित कुमार हलदार। बताइए 56। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग। 56। चलिए आंसर है ऑप्शन ए, ये नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि नंदलाल बोस लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की थी। कौन सी प्रदर्शनी? भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की थी।
और 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की इन्होंने सज्जा भी की थी। ये भी पूछ लिया जाता है कब की थी, 1937 में फैजपुर में। और सन 1937 ईस्वी में जो ये हरिपुर पोस्टर बनाए थे, इन्होंने पोस्टर भी बनाए थे, ठीक है, याद रखना है। और हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान भी दिया था। ऐसे मतलब पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। आगे, छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं वैसलीन, जिंक पाउडर, रेजिन, बिटुमिन पाउडर। क्या हो जाएगा आंसर, बताएंगे 57। सभी लोग करेंगे। चलिए, आंसर बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी रेजिन, ठीक है। तो छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए रेजिन का यूज होता है। और काफ़ी लोग मानते हैं कि डॉक्टर ऑटो रोहम, किसने, ऑटो रोहम ने एक्रेलिक रेजन की खोज की थी। और भारत में वुडकट विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, वुडकट विधि का, तो याद रखना है ये चंचल बनर्जी ने किया है। चंचल बनर्जी ने किसका, वुडकट टेक्निक का, ठीक है। और भारत में एचिंग का आविष्कार किसने किया है, मुकुल चंद्र डे ने किया है, ठीक है, याद रखना है। एचिंग का मुकुल चंद्र डे, वुडकट का चंचल बनर्जी ने, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि लकड़ी की जो छपाई होती है ना, उसका आविष्कार कहाँ हुआ है, किस देश में, तो चीन में हुआ है, ये भी याद रखना है। और ऐसे पूछ लेगा छापा कला का जन्म कहाँ हुआ है, तो चीन में हुआ है। फिर पूछ सकता है कि वस्त्रों की छपाई के लिए सबसे प्रयुक्त टेक्निक कौन सी है, तो एक्रेलिक माध्यम है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रख लीजिए, ठीक है। आगे है गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। 58, बताइए गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है। 58 का करेंगे आंसर फटाफट से। सभी को पता है, ऑप्शन बी, ये हिंदू मंदिर से। तो गर्भगृह का जो संबंध है ना, वो हिंदू मंदिर से है। और हिंदू मंदिर के कुछ अंग होते हैं, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जगती, दूसरा गर्भगृह होता है, तीसरा प्रवेश द्वार होता है, और मंडल होता है, और फिर मंडप होता है, और फिर शिखर होता है। ये सब जो है ना, ये सब आपके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप, शिखर, ये सब होते हैं, ठीक है। और गर्भगृह क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ये मंदिर का मुख्य कक्ष होता है, जिसमें मतलब कि देवी या देवता की जो प्रतिमा है ना, उसको स्थापित किया जाता था, ठीक है। और यह गर्भगृह 3 ओर दीवारों से बंद होता था और एक ओर मुख्य द्वार खुला रहता था, ठीक है। और गुप्त काल में गर्भगृह कैसे होते थे, चौकोर होते थे। किसमें, गुप्त काल में जो गर्भगृह होते थे वो चौकोर होते थे, ठीक है। और प्रारंभ में ये दीवार सादा होती थी, किंतु समय के बदलाव के साथ साथ भीतरी व बाहरी दीवारों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी रखी जाने लगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, AR चुगताई। क्या होगा 59 का, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा के द्वारा, ठीक है। और पूछ ले राजा रवि वर्मा का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 29 अप्रैल, कब, 29 अप्रैल 1848 में होता है, ठीक है, याद रखना है। कहाँ होता है, केरल के एक गांव किलीमन्नूर में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु गांधी जी के दिवस पे 2 अक्टूबर 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर, त्रिवेंद्रम के निकट आर्ट्रिंगल जगह में होती है, ठीक है। और राजा रवि वर्मा भारत के प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले तेल रंगों का प्रयोग किया था। और कला इतिहासकार E.V. हैवल भी बहुत पूछा जाता है कि कला इतिहासकार E.V. हैवल ने राजा रवि वर्मा पर काव्यात्मक के अभाव का आरोप लगाया था। किसने, हैवल ने लगाया था। जबकि कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी जो थे, उन्होंने कहा था कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को समझना ही कठिन हो जाता है, ठीक है। आलोचनाएं हैं, होती रहती हैं। जब नॉर्मल इंसान की आलोचना हो जाती है तो ये तो फिर भाई बहुत हाई फाई है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पर द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है, बताइए। असित कुमार हलदार, हर्बर्ट रीड, अवनींद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी। बताइए क्या होगा 60 नंबर का, क्या होगा आंसर। द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने लगभग 341 निबंध लिखे थे। कितने? 341 लगभग इन्होंने निबंध लिखे थे। और 1917 में मिरर ऑफ जेस्टर, कब? 1917 में मिरर ऑफ जेस्टर। और एक और है 1927 में, 10 साल बाद 1927 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। और 1934 में द अरे ये क्या लिखा है, 1934 में द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट, इसको लिखा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने बताया 1917 में कौन? मिरर ऑफ जेस्टर। फिर 1918 में द डांस ऑफ शिव। ठीक है, और फिर 1927 में क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशिया। और फिर 1934 में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज और याद रखना है कि जो ये ए.के. स्वामी है ना, ये रस को आदृश्य मानते हैं। रस को कैसा मानते हैं? ये आदृश्य मानते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और इन्होंने एक कोटेशन भी दिया था, अगर याद हो आप लोगों को, नहीं सुन लीजिए केवल। ए.के. स्वामी का जो कोटेशन है वो है, रस का ज्ञान कलाकार को होता है जो सहज ज्ञान है, और इस सहज ज्ञान को कलाकार कलाकृति में अभिव्यक्त करता है। फिर से सुन लीजिए। सॉरी, ये कहते हैं रस का ज्ञान कलाकार को होता है जो सहज ज्ञान है, और इस सहज ज्ञान को कलाकार कलाकृति में अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे ना बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे कल हमने 30 क्वेश्चन देखे थे पूरे डिटेल से, और आज भी हमने 30 क्वेश्चन देखे हैं पूरे फुल डिटेल में। तो आपके जो टोटल 60 क्वेश्चन थे वो 60 नहीं थे, लगभग आपको 150 क्वेश्चंस के लगभग हमने आपको पढ़ा दिया है। मतलब देखने में ये 60 क्वेश्चन थे, लेकिन जो हमने आपको डिटेल दी है, डिटेल में जो चीज़ें आपको बताई हैं, लगभग 150 तक पहुंच गई हैं। ठीक है, केवल 2 दिन में। तो आपको बिल्कुल से डेली शाम को 7 बजे ये क्लास होती है। 8000 क्वेश्चंस की है, और ये 8000 क्वेश्चंस आपके देखिएगा 100% आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है, और जितनी भी क्लासें हो रही हैं सभी को अच्छे से पढ़ना है। जितने क्वेश्चंस हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर किसी कॉपी में नोट करने की क्षमता हो तो नोट करने की आराम से नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता जाए। देखिए हम बता रहे हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है, अगर आप लोग अप्लाई कर सकें तो। देखिए जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है उसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जैसे ही आप खाली टाइम पे हो, जैसे खाना पीना खा रहे हैं, या फिर वैसे तो मोबाइल चलते ही रहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप और दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो जब आपका ये मतलब क्लास ख़त्म हो जाए, जब भी आप फ्री हों, उस स्क्रीनशॉट को खोल लीजिए। जो नहीं आते हैं उनका केवल स्क्रीनशॉट लेना है, सबका नहीं कि आप इकट्ठा ले लो। ठीक है, तो उन स्क्रीनशॉट को खोलकर देखते जाइए। मुश्किल से अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आपके हो सकता है कि पूरे 25 बन जाए, 5 ना बने, तो केवल 5 फोटोज होंगी आपकी स्क्रीनशॉट वाली, उनको केवल 2 मिनट में, आप 2 मिनट का 1 मिनट में आप लोग फटाफट से देख लेंगे, तो वहाँ आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कंपटीशन की तैयारी की जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये बताइए क्लास कैसी लगी आपको, मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। और देखिए एक चीज़ और, ये आप लोग अंदर तो खूब तारीफ कर देते हैं, लेकिन जो बाहर वाला कमेंट बॉक्स होता है जो सबको दिखाई देता है, उसमें आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आप लोग एक कमेंट वहाँ पर ज़रूर छोड़ दिया करिए, जिससे कि सभी को पता चले कि हाँ अपनी क्लास कैसी है, कैसी चल रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, लग रहा है आपको थोड़ा सा भी मतलब हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका पूरा
फीडबैक होता है वो आप लोग लास्ट में दे दिया करिए, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्लास को और बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद आ रही हैं आप लोगों को, क्योंकि बिल्कुल से सिलेक्टेड मटेरियल मिल रहा है और वो मटेरियल मिल रहा है जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन के करीब ले जाने वाला है ना। तो बस सभी तक शेयर करते रहा करिए और अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और देखिए एग्ज़ाम का तो ऐसा है कि एग्ज़ाम तो होना ही है, एग्ज़ाम तो होना ही है, ये अटल सत्य है। अब वो आज होता है कि कल होता है, लेकिन ये पता है कि होना ही है, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, आराम से खुश रहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा गंदा लगता है, कि देखने वाले को ये होता है, जैसे अब देखिए आप लोग तो अंदर की पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो होते हैं ना कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं ऐसे कि चलो देखते हैं वैष्णवी कैसा पढ़ाती है, होता है ना कि काफ़ी लोग होते हैं, तो वही चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा कमेंट में छाप दिया करिए आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए फिर, सभी को पसंद आ रही है, सभी लोगों को थैंक यू। चलिए हाँ, सभी लोगों को थैंक यू। चलिए अब क्लास करते हैं ऑफ, और चलिए